और सर एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैं आपका लेक्चर देख ही रहा हूँ सर, और सर इतना कॉम्प्रिहेंसिव वे में, मेरे को ऐसा लगता है जिसने एंशिएंट हिस्ट्री की बुक भी लिखी होगी ना वो भी नहीं पढ़ा सकता सर, जितना आपने पढ़ाया है। मतलब इतने अलग अलग सोर्सेज से मैं तो ये देख के रहा हूँ कि सर मतलब कि मेरे को लगता है नहीं कि किसी को पता भी होगा सर, मतलब कि इतना डिटेल में। और उसके अंदर जो आप ये रिकैप वाला, रिवीजन वाला, और जो आप खुद दिखते हो हमें बोलते हुए सर, हाँ उससे तो ऐसे लगता है लाइव एंगेजमेंट हो गया। हाँ। तो मतलब कि आप सर आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने एंशिएंट हिस्ट्री देखा ना तो मैं सोच नहीं सकता कि कोई बंदा स्टोन एज को भी इतना डिटेल में और इतना सेक्शन वाइज आपने हमारे माइंड में सेट किया है। चीजें सेट ही नहीं हो पाती थी, पैलियोलिथिक का लोअर मिडल अपर में उलझ जाते थे सर। फिर उसके बाद स्टोन एज, प्री हिस्टोरिक, इतना ब्रांचेस अब सेट हो गया सर। सर मैं आपको एक बात बताऊं सर, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे आज आप एमएम एकेडमी लेके आए हो ना सर, सर आपने इतना नॉमिनल चार्ज रखा है सर, मतलब कि आपने इतने नॉमिनल वे पे हमें प्रोवाइड कराया है, और जो सर्विस आप हमें दे रहे हैं ना, शायद वाले 1,50,000 में भी नहीं देते, और आप शायद हमसे 15,000 भी चार्ज नहीं कर रहे सर। सर आप उसमें हमारा टेस्ट भी टेक केयर करते हो कि एमसीक्यूज भी कराते हो, करंट अफेयर भी दे रहे हो, करंट अफेयर के एमसीक्यू भी दे रहे हो, हर चीज प्रोवाइड कर रहे हो सर। और अगर कोई इशू आ जाता है बहुत डिटेल में, मान लो कि आसपास क्या चल रहा है, उसको भी आप एक कोई एक्सप्लेन्ड वीडियो बना देते हो 5 मिनट्स 10 मिनट्स का, ताकि हमें एक अच्छा कवरेज रहे। अब सर जैसे आर्टिकल 370 वाला आपने बनाया, सर मैंने इतने वीडियोस देखे, 370 जैसा आपने समझाया ना वैसा कोई नहीं समझा पाया, कि जो उसका अंडरस्टैंडिंग, उसके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। सर मतलब कि एडिटोरियल में भी इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलता। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम यहाँ पर 9 अक्टूबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप एमएम एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। एमएम एकेडमी ऐप डाउनलोड करने पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मेरे द्वारा जो लाए जा रहे हैं वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स पूरी तरीके से अवेलेबल है, पॉलिटी का कोर्स जो है वो चल रहा है, उसी के साथ एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स चल रहा है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आ गया है। उसी के साथ साथ जो एथिक्स का कोर्स है वो चल रहा है, ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है, और भी बहुत सारे कोर्सेज जो है वो आने वाले हैं, जैसे कि इकोनॉमी का कोर्स आने वाला है, एनवायरमेंट का कोर्स आने वाला है, उसी के साथ इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत सारे कोर्सेज जो है वो भी आने वाले हैं। तो आप एमएम एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्सेज को एंजॉय कीजिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ कौन कौन से मिलेगी, तो एक तो आपको न्यूज़पेपर जो है वो मैं सुबह शेयर कर देता हूँ, पूरा जो न्यूज़पेपर आता है इंडियन एक्सप्रेस का। दूसरा अगर हम देखते हैं तो ये जो पीपीटी है इसकी पीडीएफ जो है वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। तीसरी चीज़ कौन बनेगा आईएएस सीरीज़ जो है वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। कौन बनेगा आईएएस सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियोस एक्सक्लूसिवली एमएम एकेडमी ऐप पर आते हैं, लेकिन जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। न्यूज़पेपर और कौन बनेगा आईएएस सीरीज़ जो है ये करंट अफेयर के लिए आपको मोर देन इनफ है। तो यहाँ पर आपके लिए मैप बेस्ड एक्सरसाइज है। तो ये जो रेड इसमें आपको कंट्री नजर आ रही है, कंट्री कौन सी है आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। एक्सप्लेन्ड सेक्शन अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि ये वाला जो आर्टिकल है, अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो आपने क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये वाला जो आर्टिकल है ये हम अच्छी तरीके से देखेंगे। टीआरपी के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं रिपब्लिक टीवी पर कि उन्होंने टीआरपी जो है उसके साथ छेड़खानी की है जिससे कि वो टॉप पर आ सके। तो ये पूरा मसला क्या है इसके बारे में देखेंगे। उसी के साथ साथ नया नोबेल प्राइज़ जो है वो किसको मिला है, किस में मिला है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज देखते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये वाला जो है बिल ऑफ एक्सक्लूजन, मतलब ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है जिसे हम ART कहते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। जो बिल यहाँ पर ला रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। हालांकि बिल है तो इसलिए हम ओवरव्यू देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि जब बिल जो है वो आ जाएगा उसके बाद कहीं से पास होगा, है ना, उसके बाद यहाँ पर लॉ में तब्दील हो जाएगा। तो लॉ में जब तब्दील होता है उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि अब लॉ में बेसिकली क्या कहा गया है, क्योंकि जब बिल आता है तो काफ़ी सारे चेंजेस जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जस्टिस जो है उसके बारे में बात की जा रही है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अच्छी तरीके से देखेंगे। यहाँ पर पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, पीपी मॉडल जो हम बोलते हैं उसके बारे में बात की जा रही है, तो इसे भी हम अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। ये वाला आर्टिकल अगर हम देखते हैं तो ये इतना ज़्यादा हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आइए यहाँ पर हम सबसे पहले टीआरपी सिस्टम जो है वो कैसे काम करती है वो देखते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रंट पेज की न्यूज़ है। मुंबई पुलिस ने यहाँ पर टीआरपी फ्रॉड जो उसका इल्ज़ाम लगाया है रिपब्लिक टीवी पर और 2 बाकी चैनल्स पर।
तो इसीलिए यहाँ पर हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि टीआरपी काम कैसे करती है। अब देखिए, मैंने ये वाली इंडस्ट्री जो है इसमें भी काम किया हुआ है, इसलिए मुझे तो डिटेल में पता है कि टीआरपी सिस्टम कैसे काम करती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा थियोरेटिकल चीज़ें जो है वो दी गई है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर थियोरेटिकल चीज़ों पे ही डिपेंडेंट रहेंगे, नहीं तो फिर मैं 1 घंटे का लेक्चर जो है सिर्फ टीआरपी पे दे सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं मुंबई पुलिस कमिश्नर जो है परमबीर सिंह, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि मुंबई पुलिस जो है वो स्कैम जो हुआ है टीआरपी को मैनिपुलेट करने का, टीआरपी मतलब होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स, यहाँ पर उसे रीक किया जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि जो फॉल्स क्लेम्स है वो लगाए जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही है जिससे कि टीआरपी जो है वो बूस्टअप हो जाए। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो है ये यहाँ पर किसके द्वारा किया जाता है टीआरपी रिलीज? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, मतलब जो बार्क है उसके द्वारा किया जाता है। अब ये क्या करती है, जो ऑडियंस है वो कितना देख रही है वो मेजर करती है। अब देखिए मैं आपको शॉर्ट में ओवरव्यू बता देता हूँ टीआरपी होती क्या है। देखिए क्या है कि आप कितना टेलीविज़न देख रहे हो। अभी कैसा होता है यूट्यूब पर जब भी हम देख रहे हैं उससे व्यूज़ से हमें पता चल जाता है कितने लोगों ने देखा है, लेकिन जो टेलीविज़न है, टीवी है, वो कितने लोग देख रहे हैं, पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल कितने लोग देख रहे हैं, या फिर पर्टिकुलर कोई सीरीज़ है वो कितने लोग देख रहे हैं, वो हमें कैसा पता चलेगा? तो उसके लिए होता है ये जो बार्क है वो यहाँ पर डिवाइसेस इंस्टॉल करते हैं। अब वो डिवाइसेस के थ्रू हमें ये पता चलता है कि वो पर्टिकुलर जो सीरीज़ है या फिर न्यूज़ चैनल है वो कितने लोग देख रहे हैं कितने टाइम तक। अब फ़र्ज़ कीजिए कि द कपिल शर्मा शो है, वो अगर 9:30 बजे से तो 11 बजे तक अगर आता है, ठीक है, और वो आता है सोनी टीवी पर, तो 9:30 बजे से 11 बजे के बीच सोनी टीवी कितने लोगों ने देखा, उससे हम ये पता कर सकते हैं कि द कपिल शर्मा शो जो है वो कितने लोग देख रहे हैं। क्योंकि वो तो नहीं देख सकते हम कि उनके स्क्रीन पर क्या चल रहा है ना, और ये भी नहीं देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो क्या देख रहा है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर जो बच्चा है वो कपिल शर्मा शो ना देख रहा हो, है ना, लेकिन जो उसके पेरेंट्स हैं वो देख रहे हो, ये जो है ये मिर्ज़ापुर सीरीज़ देख रहा हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए बेसिकली क्या है कि यहाँ पर बार्क जो है ये जो भी टीआरपी निकालता है वो हाउस होल्ड की निकालता है। मतलब एक पर्टिकुलर घर में जो टीवी है तो वो टीवी पर उस टाइम पीरियड में कितने हाउस होल्ड में वो जो चैनल है वो चल रहा है, उससे हम टीआरपी निकाल सकते हैं। मतलब फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पर 11 लोगों के घर में अगर उस टाइम पर 9:30 से 11 बजे तक अगर सोनी टीवी चल रहा है, मतलब लोग जो है कौन सा शो देख रहे हैं, कपिल शर्मा शो देख रहे हैं, बट ऑब्वियस रहेगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर टीआरपी मतलब एकदम लेमन शॉर्ट में मैंने आपको बताया हुआ है। सिंपल टर्म्स में अगर देखें तो टीआरपी क्या है? टीआरपी रिप्रेजेंट करती है कि हाउ मेनी पीपल सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी से उन्होंने चैनल जो है उसको देखा है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। अब यहाँ पर 1 घंटे के लिए भी हो सकता है, 1 दिन के लिए भी हो सकता है, 1 वीक के लिए भी हो सकता है। इंडिया जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ 1 मिनट जो है वो फॉलो करता है। ठीक है, जैसे कि यूट्यूब पर होता है ना कि अगर आप क्लिक करो 10 सेकेंड तक देखो तो फिर वो व्यू जो है वो काउंट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो रिपोर्ट जो हमें देखने को मिलती है इंडिया मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की फॉर द लास्ट ईयर, उसने कहा है कि यहाँ पर टीवी इंडस्ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई है ना, और इसीलिए टीआरपी जो है ये मेन करेंसी है एडवर्टाइजर्स के लिए। क्योंकि क्या होता है कि देखिए आप कोई भी अगर आप शो देखते हो, अगर वो बहुत पॉपुलर है तो उसकी हम देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट जो है वो भी उतनी ही ज़्यादा आती है, एडवर्टीजमेंट उसको उतनी ही ज़्यादा मिलती है। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि जो एडवर्टाइज़र है उनको क्या चाहिए? उनको ये चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर पहुँचाना है तो फिर वो क्या करेंगे? ज़्यादा लोग जो शो देख रहे हैं फिर उस पर लगाएंगे। अब जब डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, जैसे इसमें भी डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है, डिमांड अगर इंक्रीज़ हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पर बोलियाँ लगाएंगे कि हम यहाँ पर 2 करोड़ में देने के लिए तैयार है, हम यहाँ पर 6 करोड़ में देने के लिए तैयार है। 1 घंटे का अगर पूरा शो है तो पूरा 1 घंटे की थोड़ी एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हैं, उसका भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। तो इसीलिए वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कौन कौन से आ जाते हैं तो उस पर जो सबसे ज़्यादा बोलियाँ लगाएगा उसको यहाँ पर दे दिया जाएगा चांस, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, एडवर्टाइज़र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब यहाँ पर बार्क क्या है? ये एक इंडस्ट्री बॉडी है जो कि जॉइंटली ओन की जाती है एडवर्टीजर्स के द्वारा और एजेंसीज के द्वारा, ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज के द्वारा, जो यहाँ पर इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टीजर जो है रिप्रेजेंट करते हैं।
अब इसके थ्रू क्या होता है, 2010 में क्रिएट की गई थी और आईएनबी मिनिस्ट्री जो है नोटिफाइड किया था इसको टेलीविजन एंड रेटिंग एजेंसी 2014 में, और उसी के साथ साथ यहाँ पर बार रजिस्टर्ड है जुलाई 2015 में, और गाइडलाइंस जो है पूरे के पूरे फॉलो करते हैं। और इन्हीं के थ्रू अगर आप देखोगे जो टीआरपी रेटिंग्स है वो इन्हीं के थ्रू हमें देखने को मिलती है। अब टीआरपी कैलकुलेट कैसे की जाती है, यहाँ पर काफ़ी थियोरेटिकल दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा अलग होता है लेकिन काफ़ी थियोरेटिकल, तो भी समझने के लिए इतना काफ़ी है। बार जो है वो इंस्टॉल किया है उन्होंने बार ओ मीटर, ठीक है, बैरोमीटर नहीं है, बार ओ मीटर किया हुआ है, और 45,000 एम्पैनल्ड हाउस होल्ड्स। तो जो 45,000 एम्पैनल हाउस होल्ड्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, बार इम्प्रूव्स टीवी व्यूवरशिप, ठीक है, यहाँ पर जो रीडिंग्स है वो आप अच्छी तरीके से लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैर ओ मीटर जो है वो 45,000 एम्पैनल हाउस होल्ड पर लगाए गए हैं। ये जो हाउस होल्ड्स हैं क्लासीफाई किए गए हैं 12 कैटेगरीज में अंडर न्यू कंज्यूमर क्लासिफिकेशन सिस्टम, NCCS होता है ये, ठीक है। अब ये क्या है, ये अडॉप्ट किया गया है बार के द्वारा 2015 में, जिससे कि पर्टिकुलर सभी कैटेगरीज के, क्योंकि हमें ये भी पता चलता है ना रूरल एरिया में जो है वो कितना ये ये जो है वो पर्टिकुलर शो देख रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में कितना देख रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक जो लोग हैं वो कैसे देख रहे हैं, ये हमें पता चलता है। तो यहाँ पर बेस्ड ऑन एजुकेशन लेवल ऑफ मेन वेज अर्नर्स और ओनरशिप जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, वो यहाँ पर 11 आइटम्स रेंजिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू कार, सभी यहाँ पर जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, जिसके पास कार है, सभी यहाँ पर एक बैकग्राउंड के लोगों के इसमें ये जो है वो इंस्टॉल किया जाता है। अब ये जो पर्टिकुलर इंस्टॉल किया गया है, इसी के बलबूते पर देखा जाता है कि टीआरपी अब कितनी मिलेगी। अब ये जो लोग रहेंगे, ये कैसा होता है, सिग्नल देता है, ये जो हमें देखने को, फ़र्ज़ कीजिए यही है, ठीक है, फ़र्ज़ कीजिए यही है। अब यहाँ पर लिया गया है कोई पर्टिकुलर चैनल से रिपब्लिक टीवी लगाया गया है। अब ये क्या करेगा, सिग्नल ट्रांसफ़र करेगा कि हाँ इतने लोग जो इतने इतने टाइम के लिए रिपब्लिक जो है वो देख रहे हैं। अब जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, 45,000 में से 40,000 लोग जो है अगर रिपब्लिक देख रहे हैं, तो टीआरपी जो है वो इसकी काफ़ी हाई हो गई, है ना। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो कैसा है कि यहाँ पर जो ये इंस्टॉल्ड जो डिवाइसेस है वो जैसा बताएंगे वैसे ही वहाँ पर टीआरपी दिखाई देगी। तो अब सवाल ये आता है क्या उसको रीड किया जा सकता है। तो देखिए ब्रॉडकास्टर जो है वो यहाँ पर अगर वो हाउस होल्ड को ढूंढ ले, फ़र्ज़ कीजिए मेरा कोई एक न्यूज़ चैनल है, ठीक है मित्रों, न्यूज़ चैनल है। अब ये जो न्यूज़ चैनल है इसमें अगर मैं पर्टिकुलर उन हाउस होल्ड्स को ढूंढ लूँ जहाँ पर ये इंस्टॉल किया गया है, और फिर उनको बोलूँ पैसे देकर कि आप मेरा चैनल है कंटिन्यू चलने दो, कंटिन्यू चलने दो, तो वो कंटिन्यू चलने देंगे और सभी के घर में अगर वही दिखेगा तो फिर क्या होगा, मेरी टीआरपी जो है वो काफ़ी हाई हो जाएगी। मेरी टीआरपी हाई होने से मेरे को क्या फ़ायदा मिलेगा कि मेरे इस पर काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट जो है वो हमें देखने को मिलेगी, है ना। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो डिवाइसेज जो है वो इंस्टॉल है कैन आइदर बी ब्राइब। उसी के साथ साथ यहाँ पर केबल ऑपरेटर जो है उनको ही बोला जा सकता है कि जब भी कोई चैनल ओपन करे तो हमारे पेज पर लैंड करे, हमारे टीवी पर लैंड करे जब भी टीवी ऑन हो, जिससे क्या होगा, जब भी टीवी ऑन हो रहा है तो अपने आप वो ग्रास्प कर लेगा, जो ये डिवाइस है उसको क्या पता है, ये तो ग्रास्प कर लेगा कि अच्छा ये देखा जा रहा है ना। तो यहाँ पर फॉर टीआरपीज ये एंटायर कंट्री क्या देख रही है वो मैटर नहीं करता है अगर हमें टीआरपी निकालना है, लेकिन पर्टिकुलरली 45,000 हाउस होल्ड जहाँ पर वो इंस्टॉल किया गया है वो क्या देख रहे हैं ये मैटर करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि ये किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है नोबेल विनर। यहाँ पर लिटरेचर जो है उसमें नोबेल प्राइज़ दिया गया है ग्लुक को। तो यहाँ पर 77 ईयर्स ओल्ड यहाँ पर ओनली सेकेंड विमेन पोएट जिसने अवार्ड जो है ये जीता है आफ्टर पॉलिश राइटर यहाँ पर। तो इनका नाम जो है विस्लावा हमें देखने को मिलता है। तो इनके बाद ये सेकेंड विमेन है। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये तो नाम इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन फर्स्ट विमेन कौन सी थी जिनको लिटरेचर या फिर पोएट में यहाँ पर मिला हुआ है। तो यहाँ पर हमें विस्लावा जो है वो देखने को मिलती है 1996 में। यहाँ पर जो नोबेल है वो उन्होंने जीता था, और ये सेकेंड अमेरिकन है जिन्होंने अवार्ड जीता है बॉब डिलान 2016 के बाद। अब देखिए इन्होंने कई सारी चीज़ें लिखी है, क्योंकि क्या आएगा कि आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसने लिखा है ना, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे फर्स्ट कलेक्शन जो है पोएट्री का वो फर्स्ट बॉर्न है 1968 में, और फिर उसके बाद हमें कई सारे देखने को मिलते हैं डिसेंडिंग फिगर्स, ट्रियम्फ ऑफ एचलीज, वाइल्ड इरिस एंड फेथफुल एंड वर्चुअस नाइट। तो काफ़ी सारे उनके देखने को मिलते हैं। तो बस यही हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पोएट्री है ये आपको पूछी जा सकती है, ये कलेक्शन जो है किसने लिखा है ये आपको एग्जाम में आ सकता है। ये जो है ये फेम को कोई स्ट्रेंजर नहीं है, पहले भी काफ़ी ज़्यादा अवार्ड जो है वो जीत चुकी है, काफ़ी नेशनल बुक अवार्ड अगर हम 2014 की बात करते हैं, है ना। तो काफ़ी सारे अवार्ड जो है उन्होंने ऑलरेडी जीते हुए हैं। अब कल जो पीस है उसके बारे में देखा जाने वाला है, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट करने की बात की जा रही थी। खैर, तो यहाँ पर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उस पर आते हैं, PPP मॉडल जो हमें देखने को मिलता है।
अब देखिए ये भी हमारे जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली पीपीपी मॉडल क्या होता है कि यहाँ पर प्राइवेट लोग जो है वो भी इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट लोग जो है वो भी इन्वॉल्व होते हैं और दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। फर्ज कीजिए कि अगर कोई रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल देख रहे हैं, रोड अगर कंस्ट्रक्ट करना है, इसमें क्या होगा, जो प्राइवेट इंडिविजुअल है उसको अगर बोल दिया जाए कि आप रोड यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दो, दो तरीके से हो सकता है। एक तो गवर्नमेंट बोल रही है कि रोड हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और फिर वो बोल रहे हैं प्राइवेट इंडिविजुअल को कि ये लो पैसा और तुम यहाँ पर रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट करो। दूसरा ये हो सकता है कि भैया तुम जो है वो रोड कंस्ट्रक्ट कर दो, उसके बाद तुमको जितना भी पैसा है वो मिल जाएगा, या फिर तुम इतना कंस्ट्रक्ट करो, हम तुमको इतना पैसा दे रहे हैं, इतना करो इतना पैसा दे रहे हैं, इतना करो इतना पैसा दे रहे हैं, है ना। अलग अलग तरीकों से हो सकता है। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो बन ही नहीं पा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ नोटेबल सक्सेस हमें देखने को मिले हैं पीपीपी मॉडल में, लेकिन जो ट्रबल्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। अब क्या होता है, रिस्क एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। अब देखिए ना, अभी जो पेंडेमिक आया है तो काफ़ी जो बिल्डर्स थे उनके भी पैसे जो है वो अटक गए हैं, काफ़ी जो ठेकेदार होते हैं उनके भी पैसे जो है वो अटके हुए हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिले हैं। तो रिस्क जो है प्राइवेट इंडिविजुअल को काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर रिस्क एलोकेशन जो है बाय गवर्नमेंट एंटिटीज़ ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, ऑन द फॉर्च्यून ऑफ प्राइवेट पार्टनर्स। अब प्राइवेट इन्वेस्टर जो होते हैं वो यहाँ पर कोई कोई प्रोजेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है वो भी ले लेते हैं। हमने कई देखा है टोल जो है वो पूरे पैसे निकल गए हैं लेकिन वो चलता ही रह रहा है। करंटली अगर हम देखते हैं तो प्राइवेट फाइनेंसिंग जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कंटिन्यूसली फ्लो होती जा रही है ना। और उसी के साथ अगर हम देखिए फाइनेंशियल चैलेंजेस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के द्वारा काफ़ी ज़्यादा फेस किए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर हम देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में तो हमें देखने को मिलता है बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर जो है उसमें क्राइसिस। जो NBFC है उसमें इतने क्राइसिस चल रहे हैं, फाइनेंस क्रंच चल रहा है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिल रही है कि लोग जो है पैसा ही नहीं उठा पा रहे हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट बोल दे प्राइवेट इंडिविजुअल को कि देखो 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, आप एक काम करो पूरा बना लो, हम तुमको बाद में पैसे जो है वो दे देंगे, लेकिन ये पैसे कहाँ से उठाएगा, इसके घर पे थोड़ी पैसे पड़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे 17-18 जो है उसने यहाँ पर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस नीड को यहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा चाहिए रहेगा, इतना यहाँ पर बोला हुआ है। चैलेंज जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर दो फ्रंट में हमें चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एक तो है कि इंस्टीट्यूशन जो है उसको रिफ्रेश करना, जो यहाँ पर चैनलिंग फाइनेंसिंग है उसकी पॉलिसीज़ को, उसी के साथ साथ यहाँ पर स्टेबल ड्यूरेबल एम्पावरिंग इकोसिस्टम जो है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए वो खड़े करना, है ना। मतलब क्या है, प्रॉपर जो यहाँ पर इस तरह की पॉलिसी रहनी चाहिए कि जो फाइनेंसेस है वो चैनलाइज हो सके, सही तरीके से जा सके। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी गवर्नमेंट एंटिटीज़ के साथ पार्टनर करने में स्टेबल ड्यूरेबल एम्पावरिंग इकोसिस्टम चाहिए रहेगी, तब जाकर हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रॉपर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट जो है उनके दो तरीके खर्चे हो सकते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब समझ लीजिए कि जो सरकार जो पैसा बांट रही है ना, सूटकेस ले लो योजना, इस तरीके से जो पैसा बांट रही है उसमें रेवेन्यू में जाता है। कैपिटल मतलब क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हो रहा है। अब सोचिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप सोचिए आपने कोई टूथपेस्ट लिया और आपने एक घर लिया, तो दोनों, टूथपेस्ट लिया तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, घर लिया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। आपको रिटर्न्स किस में मिलेंगे, इसमें मिलेंगे। तो ये जो होता है इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती है ना, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहना चाहिए एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन हमारे यहाँ पर बट ऑब्वियस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा है। विजय केलकर कमेटी जो है उन्होंने भी यहाँ पर बोला था कि काफ़ी मतलब जो पीपीपी इकोसिस्टम है उसे काफ़ी रिफॉर्म की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल रीडिज़ाइन, ये काफ़ी ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पर बोला गया था। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनको भी यहाँ पर इंसेंटिवाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टू फोकस ऑन प्रोजेक्ट आउटकम, ठीक है। मतलब क्या है, प्राइवेट प्लेयर जो है उनको क्या करना चाहिए, जो आउटकम है उस पर यहाँ पर फोकस करना चाहिए। नहीं तो क्या है, हाँ भैया लगा दिए, गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, चलो चलने दो, ऐसा नहीं। आउटकम जो है उस पर फोकस यहाँ पर रहना चाहिए, ना कि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है कि आप ये वाली गिट्टी यूज़ करो, लेकिन ये वाली गिट्टी जो है वो तो 100 रुपये की आती है, हम यहाँ पर ये वाली करते हैं, ये तो 70 रुपये की आती है, 30 रुपये का हमारा फ़ायदा हो गया, है ना। तो यहाँ पर आउटकम जो है उस पर फोकस रहना चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर रिस्क अवॉइडेंस बाय द पब्लिक एंटिटीज़, जो पब्लिक एंटिटीज़ है उनसे रिस्क अवॉइडेंस कि वो पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, तो रिस्क अवॉइडेंस जो है उसको यहाँ पर
निकाल देना। उसी के साथ रेंट सीकिंग जो है प्राइवेट पार्टनर्स के द्वारा कि भैया ये जो है ये रेंट सीकिंग यहाँ पर ये हमारा है, आप हमको पैसा जो है वो देते रहो, पैसा जो है वो देते रहो, पैसा जो है वो देते रहो, हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आउटकम कुछ नहीं आ रहा है, बस पैसे जो है वो खाते रहो। तो पब्लिक एंटिटी के द्वारा रिस्क अवॉइड करना और रेंट सीकिंग बिहेवियर जो है प्राइवेट पार्टनर्स का, ये ट्विन चैलेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं जो केयरफुली एड्रेस करना ज़रूरी है, जिससे कि जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो सिर्फ रेंट सीकिंग ना करे, वो यहाँ पर आउटकम भी निकाले, और जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ है वो यहाँ पर पैसा जो है वो भी प्रोवाइड करते रहे, जिससे कि इनको जो है वो भी डर ना रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टिपिकली लॉन्ग ड्यूरेबल प्रॉफिटेबिलिटी साइकिल रहती है ना। इसलिए यहाँ पर अगर सक्सेसफुल पीपीपी मॉडल अगर हमें बनाना है, अगर स्टेबल यहाँ पर पीपीपी मॉडल बनाना है, तो स्टेबल रेवेन्यू फ्लो जो है वो भी अश्योर्ड करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर पेंडेमिक जो है इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देना, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, तो लोगों को पैसा जो है वो मिलना चाहिए उनके हाथों में। इसके लिए हमें यहाँ पर ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना पड़ेगा, और इसीलिए जो मॉडल्स है इसको भी सक्सेसफुल बनाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जस्टिस। तो ये हमारे जीएस पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए जो केस हुआ था, जो बहुत ही एक शर्मनाक हादसा हुआ था, तो वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अब यहाँ पर बेसिकली बात क्या की जा रही है, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात की जा रही है, जो केसेस इतने बढ़ते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो स्टैटिस्टिक अगर हम देखते हैं तो उसने यहाँ पर बताया है कि इतने सारे केसेस जो है वो पेंडिंग है फॉर ट्रायल, ठीक है, और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज जो है वो होते हमें देखने को मिल रहे हैं। अब ड्यूरिंग द ईयर 18333 केसेस जो है वो डिस्पोज ऑफ किए गए हैं, ऑफ विच यहाँ पर कन्विक्शन जो है कितने, इसमें 5000 केसेस में सिर्फ, आप सोचिए कितना कम है। रेट ऑफ कन्विक्शन 27% सिर्फ, बाकी कितने सारे केसेस जो है वो पेंडिंग चल रहे हैं। और उसमें से 2017 अगर हम देखें तो 331 केसेस जो है वो रेप, गैंग रेप, मर्डर के हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पर हेडलाइन भी नहीं बनाते हैं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है वो यहाँ पर किस तरीके से करेगी, कितने लार्ज नंबर ऑफ केसेस जो है वो यहाँ पर स्ट्रेन दिया जा रहा है, काफ़ी पेचीदा ये मामले हो जाते हैं, है ना। अब देखिए कि अगर आप, तो जो केसेस होते हैं तो कोई भी सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती है, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे, कि ये पर्टिकुलर केसेस है तो ये हैंडल करेंगे, ये पर्टिकुलर केसेस है तो ये विंग हैंडल करेगी, ये पर्टिकुलर केसेस है, हाँ, यहाँ पर सभी केसेस के लिए हमें सेम चीज़ जो है वही देखने को मिलती है। अब क्या होता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी फंक्शंस, रिसोर्सेज जो है वो भी इतने इनफ नहीं है ना, वो भी हमारे पास इतने ज़्यादा नहीं है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो एग्जामिनेशन जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, अगर कोई रेप केस हो जाए तो उसमें जो टाइमली इन्वेस्टिगेशन है उसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी यहाँ पर नहीं हो पाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो कैसे फास्ट ट्रैक के जो ट्रायल है वो कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पुअर इम्प्लीमेंटेशन जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का वो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उनके पास प्रॉपर नहीं है, अगर स्टाफ देखो वो प्रॉपर नहीं है, तो फिर कैसे फंक्शन हो पाएगा। अगर वो एक जज है, उसने बोला कि भैया तुम जाके चेक करो फॉरेंसिक रिपोर्ट बराबर है या नहीं, उसके पास स्टाफ ही नहीं है, कहाँ से करेगा। या फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट हमारे पास देख लेते हैं सही है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वो क्या करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेंसिक लैब है वो नहीं है, यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और सेम पुलिस पर्सनल जो है वो यहाँ पर कोर्ट में सर्व करता है, तो फिर मतलब क्या है, मतलब वही पुलिस यहाँ पर है, वो पुलिस बोल रहेगा यार मैं 2 घंटे में आऊँगा, मेरे को इधर जाना है, 2 घंटे में आऊँगा ये केस देखना है, तो मतलब ही नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन में डिले होगा ही होगा, है ना। पर्टिकुलरली यहाँ पर जो हीनियस क्राइम्स होते हैं उसमें भी हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन डिले हो रही है उस पर काम करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली जो ऐसे रेप केसेस होते हैं, जो हीनियस क्राइम्स होते हैं, उस पर काम करना पड़ेगा, जिससे कि हम इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल जो है उसे ट्रैक कर सके। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ विटनेस बोलिए, पुलिस पर्सनल का एग्जामिनेशन बोलिए, है ना, ये सारी चीज़ें। अब बहुत सारे केसेस जो है वो रिपोर्ट भी नहीं किए जाते हैं हमारे कंट्री में, क्योंकि विक्टिम शेमिंग होता है, या फिर फैमिली जो है उनको पता चल जाएगा, ये डर होता है ना। तो ये सारी चीज़ों की वजह से रिपोर्ट भी नहीं होते हैं बहुत सारे केसेस जो रेप के होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, रेप जो है वो सिर्फ एक सोशल स्टिग्मा नहीं है, लीगल प्रोसीजर जो है वो भी काफ़ी लेंदी है, कॉस्टली है और टाइम इंटेंसिव है। इसीलिए तो हमने देखा हुआ है ना, काफ़ी ज़्यादा रेप विक्टिम जो होते हैं उनको सीधा मार दिया जाता है, इनकाउंटर कर दिया जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर ज़्यादा सीरियस क्राइम जो है, सीरियस केसेस जो उनको आइडेंटिफाई करने चाहिए, ऐसे जो हीनियस केसेस होते हैं, और फिर वहाँ पर जो विटनेसेस अवेलेबल है, यहाँ पर कन्विक्शंस है, वो यहाँ पर पहले करने चाहिए, फटाफट करने चाहिए। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में हमने कई बार देखा हुआ है कि ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर कब होगा। तो ऐसे केसेस जो है पॉसिबली 30 to 40% केसेस जो होते हैं वो स्पेशली फास्ट ट्रैक किए जाने चाहिए, जिससे कि लोगों का एटलीस्ट जो न्यायपालिका है उस पर एक भरोसा तो बरकरार रहे। नहीं तो अगर उनको ये लगेगा कि हाँ भैया 7-8 साल में अगर इसका रिजल्ट लगना है तो फिर क्या मतलब है
है ना। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे बिल ऑफ एक्सक्लूजन, ये हमें देखने को मिल रहा है, जीएस पेपर 2 पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जो है उन्होंने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल जो है 2020 ये इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में। इसका एम है कि एटीआर बैंक जो है और क्लिनिक जो है उसको यहाँ पर रेगुलेट किया जा सके, एथिकल प्रैक्टिसेस जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। अब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, तो ये इनफर्टिलिटी को ट्रीट करती है। मतलब कि अगर कोई महिला है, कोई पुरुष है, वो शादीशुदा है, उनको बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो इनफर्टिलिटी अगर है तो उसको ट्रीट किया जा सके, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, एग जो होते हैं, स्पर्म जो होते हैं, उसको मिक्स करके एम्ब्रियो जो है वो ट्रांसफ़र करना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये मोस्ट कॉमन और इफेक्टिव टाइप ऑफ एटीआर है ना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है, ये हमने ऑलरेडी कई वीडियोज़ में देखा हुआ है ना। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कौन कौन से फीचर्स है, सेफ एआरटी रहना चाहिए। मतलब बिल जो है ये सेफ और एथिकल प्रैक्टिस जो है इसकी वो यहाँ पर बताता है। बिल इंश्योर करता है कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो यहाँ पर रहना चाहिए। उसी के साथ प्री जेनेटिक इम्प्लांटेशन टेस्टिंग जो है वो मैंडेटरी है, कि मतलब कोई भी अगर जेनेटिक डिसीजेस है तो वो अवॉइड हो सके, क्योंकि यहाँ पर अगर बच्चा जो है वो कर दिया और उसको जेनेटिक कोई प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे जेनेटिक डिसीजेज जो है उसको अवॉइड करने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है, मैंडेटरी बताई गई है। नेशनल बोर्ड जो यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो ले डाउन करेगा। एआरटी बैंक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो स्पर्म है, सीमेन है ना, जो डोनर्स होते हैं, सरोगेट मदर यहाँ पर असिस्ट करने के लिए, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। देखिए क्या होता है, ये है हस्बैंड, ठीक है, और ये है वाइफ। अब यहाँ पर अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हस्बैंड जो है वो अगर इनफर्टाइल है, मतलब यहाँ पर जो हस्बैंड है उनके स्पर्म में इतनी ताकत नहीं है, उनके स्विमर्स में इतनी ताकत नहीं है कि वो इनके ओवरीज में जाकर वहाँ पर सही तरीके से पैदा कर पाए। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर डोनर देखा जाएगा। फिर डोनर क्या करेगा, यहाँ पर इनके एग्स लिए जाएंगे और फिर इनका स्पर्म लिया जाएगा। ये यहाँ पर क्या किया जाएगा, बाहर फर्टिलाइज़ किए जाएंगे और फिर फर्टिलाइज होने के बाद इसको जो विमेन है उनके अंदर डाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस जो है आईवीएफ की काम करती है। आपने अगर गुड न्यूज़ मूवी देखी होगी तो उसमें सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। रेगुलेटरी बोर्ड जो है स्टेट लेवल पर, उसकी भी यहाँ पर बात की गई है। नेशनल रजिस्टर एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है उसकी भी यहाँ पर बात की गई है। पनिशमेंट की भी बात की गई है, मतलब यहाँ पर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा अगर कोई सेक्स सिलेक्शन या फिर कोई अगर सेल करता है ह्यूमन एम्ब्रियोज का, तो उसके लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 10 लाख की फाइन है फर्स्ट इंस्टेंस पर, ठीक है, और इम्प्रिजनमेंट जो है 12 साल तक का हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लाई गई है। देखिए मैं शॉर्ट में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये अभी फिलहाल इंट्रोड्यूस किया गया है, जब लॉ में तब्दील हो जाएगा तब बात बनेगी। नहीं तो क्या है, ये अगर डिसॉल्व हो जाता है फिर और अगला जो बिल है उसमें अलग अलग चीज़ें दिखाई देगी, है ना। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली आर्टिकल के थ्रू कंसर्न जो है वो बताया जा रहा है। फर्स्ट कंसर्न है कि जो एआरटी वो एक्सेस कौन करेगा। बिल अलाउ कर रहा है मैरिड हेट्रोसेक्सुअल कपल्स को और विमेन को अबव द एज ऑफ मैरिज यहाँ पर एआरटी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिंगल मैन जो है उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब ये आर्टिकल 14 जो उसको वायलेट नहीं करता है ना। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप राइट टू प्रिवेसी देखोगे उसको वायलेट नहीं करता है। फॉरेनर जो है वो एआरटी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इंडियन सिटीजन जो है लविंग रिलेशनशिप वो नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये भी प्रॉब्लमेटिक है। उसी के साथ से जो एक डोनर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी काफ़ी कम यहाँ पर किया गया है। मतलब जो एक डोनर होती है, महिला है, कोई महिला, अब यहाँ पर हमने जो कपल देखा था इसमें हमने मेल का एग्जाम्पल देखा, लेकिन अगर विमेन इनफर्टाइल है तो एक डोनर लेने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो एक डोनर है, अब रिटर्न कंसेंट बट डज नॉट प्रोवाइड हर काउंसिलिंग और एबिलिटी टू विड्रॉ हर कंसेंट। मतलब यहाँ पर कंसेंट आपको देना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर एक दे रही हूँ, लेकिन उसको काउंसिलिंग करना या फिर विड्रॉ अगर उसको करना है तो वो भी वो नहीं कर सकती है। उसी के साथ कोई कंपेंसेशन भी उनको नहीं दिया जा रहा है। अब कंपेंसेशन ना देना, क्या ये हमारा आर्टिकल 23 जो है उसका वॉयलेशन नहीं है ना। तो ये देखिए कितने कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो देखिए कनेक्ट करना है आपको, जो स्टैटिक पोर्शन है उससे कनेक्ट करते हुए चलना है। बिल जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है एक डोनेशन टू मैरिड वुमेन विद अ चाइल्ड। यहाँ पर क्या है, कम से कम 3 साल का बच्चा हो तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, और यहाँ पर एक ही बार कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो बच्चा एआरटी से बॉर्न हो रहा है उसको अधिकार भी नहीं है कि उसके पेरेंटेज जो है वो जानने का। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। राइट टू प्रिवेसी, राइट टू नो, है ना, इसके बारे में यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सिंगल वुमेन जो है वो यहाँ पर सरोगेसी नहीं कर सकती है, लेकिन एआरटी कर सकती है। ये एक देखिए कितना मतलब एक कंट्रोवर्शियल है कि सिंगल महिला जो है वो सरोगेसी नहीं कर सकती है, लेकिन एआरटी कर सकती है। बिल जो है वो सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल, मेडिकल, एथिकल, रेगुलेटरी कंसर्न जो है वो लेकर आ रहा है। तो जब लॉ में तब्दील हो जाएगा तब हम डिटेल में इसे जानने की कोशिश करेंगे, सारे पर्सपेक्टिव, इसके जो फीचर्स है, इसके जो ड्रॉबैक्स है, उसी के साथ क्या किया जाना चाहिए और अमेंडमेंट्स में, वो सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे।
तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। तो आपने अगर MM एकेडमी ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार कोर्सेज जो है वो मेरे द्वारा लाए जा रहे हैं। आप डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो। तो डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप और